नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल नील MPPSC में। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं आई थी वीडियो की, जो हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। आज हम क्वालिटी को अच्छे करने की कोशिश करेंगे और आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। आपको भौतिक विभाजन पढ़ना है और इसको हम मैप के द्वारा समझेंगे। फिर हम एक एक जो भी है उसको उठाएंगे और उसके बाद देखेंगे। ठीक है दोस्तों। और ये परीक्षा बुक धाम में हम इसको रीजन के हिसाब से वीडियो बना रहे हैं। तो ये हमारा मध्य प्रदेश का मैप हो गया, इसमें आप देख सकते हो। तो ये हमारा सबसे पहले इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, इसके फिर उपभाग अलग है। तो ये 3 भागों में पहला है हमारा मध्य प्रदेश उच्च प्रदेश, फिर दूसरा सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी पठार। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। ये मध्य प्रदेश उच्च प्रदेश, तो ये हमारा मध्य प्रदेश उच्च प्रदेश इधर वाला क्षेत्र आ जाएगा। इसमें हमारे मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा घाटी आ जाएगी। तो एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक नर्मदा घाटी। ठीक है। फिर उसके बाद सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी ये हमारी यहाँ पर है, सतपुड़ा श्रेणी ये यहाँ पर है। और उसके बाद आ जाएगा इसके अंदर ही हमको पश्चिमी श्रेणी, मध्य श्रेणी और पूर्वी श्रेणी पढ़ना पड़ेगी, जो राजपीपला, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी है। हमें सतपुड़ा के अंदर फिर हमारा पूर्वी पठार, जिसको हम बघेलखंड का पठार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हम पहला लेते हैं। पहला है हमारा मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश में हमारा पहला आ जाता है मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार हमारा कहाँ से, मध्य प्रदेश का मैप है तो ये हमारा मध्य भारत का पठार आ जाता है। ये हमारा यहाँ से जो क्षेत्र है ग्वालियर वाला, भिंड वाला, यहाँ से लेकर सॉरी दोस्तों, ग्वालियर वाला, भिंड वाले से लेकर जो हमारे मंदसौर नीमच वाला क्षेत्र है, यहाँ तक हमारा मध्य भारत का पठार है। और मध्य भारत के पठार में हम इसकी स्थिति देखेंगे। तो स्थिति देखने के लिए आपको इसमें देखिए, इसमें तो दे रखा है मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर सीमा में 24 डिग्री 0 मिनट से 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 50 मिनट से 79 डिग्री 10 पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। तो दोस्तों, ये हमें याद करने की इतनी आवश्यकता नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है पठारों का कभी। लेकिन हम इसको अगर मेंस में आता है तो मेंस में हम इसको अलग तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हम मध्य भारत आ जाएगा तो मध्य भारत में हम इसके दक्षिण में मालवा बता सकते हैं, पूर्व में बघेलखंड बता सकते हैं, और इसके पश्चिम में हम राजस्थान के अरावली बता सकते हैं, और उत्तर में हम क्या बता सकते हैं, गंगा यमुना का मैदान। ऐसे इसको हम लोकेशन बता सकते हैं। ये भी हो सकता है आपसे, जैसे अब की बार पूछा भी गया था, एक नदी वाला जो था कहाँ से निकलती है, विंध्यन प्रदेश, विंध्यन प्रदेश या फिर सतपुड़ा क्षेत्र से। तो ये वाला हो गया था। उसके बाद हम बात करते हैं इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो हमें बिल्कुल याद रखना है। क्षेत्रफल क्या, मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.7% है। जो हमारा ये 10.7% है, इसको देखना है। फिर इसका निर्माण कैसे हुआ। निर्माण हमारा इस पठार का निर्माण मुख्यतः विंध्यन सेल समूह के अपर्दन तथा नदियों के निष्पेक्षों से हुआ है। मतलब जो आप देखते हो यहाँ से हमारी चंबल नदी यूँ निकलती है और यूँ निकलती है, तो ये नदियों द्वारा निष्पेक्ष या अपर्दन से हुआ है। ठीक है। नदियों का जो कट के अपर्दन हुआ उसके द्वारा हुआ। इसे कुडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन सेल समूह या कुडप्पा क्रम की चट्टानें भी कहा जाता है। फिर इससे संबंधित प्रमुख जिले की बात करें तो आपको मैंने बताया, जैसे इधर से लेके नीमच, फिर यहाँ पर हमारा श्योपुर आ जाता है। श्योपुर के बाद मुरैना, भिंड, ये सब ग्वालियर, शिवपुरी, ये हमारे मध्य भारत का पठार में ही आ जाते हैं। इसकी जलवायु की बात करेंगे हम। जलवायु क्या है, यहाँ विषम जलवायु। विषम जलवायु मतलब ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्म और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पाई जाती है, विषम जलवायु। ठीक है। और वैसा इस क्षेत्र में औसत लगभग 50 से 70 सेंटीमीटर के पास होती है। अर्थात यहाँ अल्प वर्षा वाला क्षेत्र। आपको पता है क्या है, गोहद कहाँ पर है, हमारा भिंड में है। ठीक है। फिर उसके बाद हम वन की बात कर लेते हैं। यहाँ शुष्क कटीले पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जैसे खेर, बम्बुल, पलाश आदि पाए जाते हैं। ये वाला वन की बात करेंगे हम। वन के बाद मिट्टी की बात करेंगे तो आपको जलोढ़ व कच्छारी मृदा पाई जाती है। फसल की बात करेंगे, प्रमुख फसलें यहाँ पर सरसों, ज्वार, तिल, गेहूँ आदि है। नदियों की बात करें तो आप सभी को पता है नदी कौन सी, हमारे यहाँ से चंबल निकलती है, फिर सिंध निकलती है, फिर काली सिंध निकलती है, फिर पार्वती, कुंवारी, सीप आदि नदियाँ यहाँ की है। और इसकी विशेष की बात करें तो मध्य प्रदेश के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है। और यहाँ हम खनिज की बात करें तो संगमरमर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर चुनौतियों की बात कर लें तो चुनौतियों में क्या है, हमारे
जैसे चुनौतियाँ है, श्योपुर जो कुपोषण के लिए विख्यात है, ठीक है, यहाँ रेत का उत्खनन होता है, ये चुनौतियाँ हैं यहाँ पर। और हम चंबल जो मध्य भारत का पठार है, इसे हम चंबल का उप आंध्र प्रदेश भी कहते हैं। आपसे ये क्वेश्चन प्री में बन सकता है कि मध्य भारत का पठार, इसका अन्य नाम क्या है, तो चंबल का उप आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार बात करेंगे तो इसके पहले लोकेशन देख लेते हैं हम बुंदेलखंड के पठार की कहाँ पर है। ये हमारे यहाँ से शुरू हो जाता है, आधा शिवपुरी ग्वालियर ये सब होता हुआ ये यहाँ पर यहाँ तक आ जाता है हमारा, ठीक है, कहाँ तक, छतरपुर तक। इसके आगे फिर रीवा पन्ना आ जाता है। तो ये हम बात करेंगे, यहाँ से शुरू होता है, 1 मिनट रुकिएगा आप सभी। ये हमारा यहाँ से शुरू होता है और ये यहाँ तक, ये तो इसकी पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ की क्षेत्रफल की। तो 7.7% यहाँ का क्षेत्रफल है, ठीक है। फिर हम इससे संबंधित प्रमुख ज़िले देख लेंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाता है दतिया, फिर आपका यहाँ आ जाता है सागर, फिर यहाँ का अशोकनगर, फिर टीकमगढ़, फिर निवाड़ी, फिर ठीक है यहाँ पर पन्ना भी इसमें शामिल कर लिया जाता है, लेकिन रीवा पन्ना का पठार अलग है। फिर जलवायु की यहाँ बात करेंगे, आपको यहाँ जलवायु की बात करेंगे। हमारा जैसे अब मैंने क्या क्या बता दिया आपको, यहाँ पर आपकी स्थिति बता दी। स्थिति आपको मैंने यही बताई कि अक्षांश याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये याद भी नहीं रह पाते हैं। क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया, ये कन्फर्म याद रखना, 7.7। फिर मैंने इससे संबंधित प्रमुख जिले भी बता दिए आपको, जिले भी बता दिए। प्रमुख जलवायु, अब जलवायु की बात करें तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म तथा शीत ऋतु में अधिक ठंड। तो यहाँ पर भी क्या है, जलवायु ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंड पाई जाती है, ठीक है। फिर हम इसके वर्षा की बात कर लेंगे। वर्षा में यहाँ पर 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फिर वन की बात कर ले, तेंदुपत्ता, महुआ, बम्बुल, खेर, नीम आदि पाए जाते हैं। फिर मिट्टी की बात करें तो यहाँ मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, लाल, काली, पीली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर मिश्रित तरह की। फिर फसल की बात करें तो आपको पता होगा प्रमुख फसलें गेहूँ, ज्वार और तिल है। मोटे अनाज भी यहाँ की प्रमुख फसलों में गिना जाता है। ये मैंने इसमें जो फैक्ट नहीं थे वो फैक्ट मैंने अलग से लिख रखे हैं आप लोगों के लिए, तो आप इनको भी देखते हुए चलिए। फिर नदियों की बात करें तो नदियाँ आपको यहाँ पर पता होगी, नदियाँ कौन कौन सी प्रमुख नदी बेतवा निकलती है। आपसे पूछा गया था आपकी बार, बेतवा नदी कौन से मतलब श्रेणी से निकलती है, तो आपने विंध्यन श्रेणी बताया होगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, इसमें है धसना नदी, उर्मिला नदी, जामनी नदी, केन नदी और सिंध नदी। फिर खनिज की बात करें हम तो खनिज यहाँ पर भी पाए जाते हैं। तो प्रमुख इसमें हीरा है, ठीक है, और चूना पत्थर आदि हमारे यहाँ पर, और एक ग्रेनाइट। फिर विशेष की बात करें, बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है, जो 1172 मीटर है दतिया में, ठीक है, दतिया में स्थित है। और बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि बुंदेलखंड की गंगा किसे कहते हैं, तो बेतवा नदी को। ये हमारा बुंदेलखंड का पठार हो गया। इसके बाद हम मालवा के पठार की बात करेंगे, और जितनी जल्दी होगा इस वीडियो को हम शॉर्ट वीडियो में बनाएंगे। और हमारा लक्ष्य ये है कि बस 15 मिनट में पूरा एक कंप्लीट हो जाना चाहिए इसका जो भी लेक्चर है, ठीक है। हाँ, इसमें मालवा का पठार की बात करेंगे। मालवा का पठार आपको पता होगा, इसकी एक बार आप चाहो तो ये स्थिति याद कर सकते हो, क्योंकि मालवा का पठार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। क्षेत्रफल आपको यहाँ इसका याद होना चाहिए, कितना है, क्षेत्रफल 28% है। इसका निर्माण कैसे हुआ, डक्कन ट्रैप, ये हम आगे इसको पढ़ेंगे, जितने भी ये डक्कन ट्रैप हुआ, धारवाड़ हुई, कुडप्पा हुई, ये आगे हम इसको देखेंगे। अभी तो हमें बस इतना याद रखना है। फिर इससे संबंधित प्रमुख ज़िले आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है सबसे बड़े बात करें तो इंदौर हो गया, उज्जैन हो गया, देवास हो गया, रतलाम हो गया, सागर हो गया, सागर नहीं, आगर मालवा हो गया, रतलाम हो गया, धार हो गया, झाबुआ हो गया, ठीक है दोस्तों। ये ज़िले हो गए इससे प्रमुख संबंधित। फिर मिट्टी की बात कर ले तो यहाँ पर आपको सबको पता है काली मिट्टी पाई जाती है। आप मेरे साथ याद करते हुए चलिए और कोशिश कीजिए बिना देखे बोलने की। अगर मैं इसके बाद ख़त्म होने के बाद आपसे 1-2 क्वेश्चन भी पूछूँगा जिसमें आपको बिना देखे बताने की कोशिश करना है, ठीक है। इसमें हम नदियों की बात कर ले, नदी आपको पता है चंबल नदी, सिप्रा नदी, चंबल नदी, सिप्रा नदी। फिर उसके बाद पार्वती नदी, गंभीर नदी, खान नदी, माही नदी, ठीक है। ये इतनी यहाँ की प्रमुख नदी हो गई। यहाँ की विशेष बात करें तो कर्क रेखा मालवा के मध्य से गुजरती है, इसकी प्रमुख विशेषता है। जैसे हमारा मालवा जो हमारा एमपी का मैप है, ये वाला हमारा एमपी का मैप है, इसको हम देख लेते हैं।
ये हमारा तो ये मालवा वाला क्षेत्र हमारा ये हो जाता है। तो यहाँ पर कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, मालवा की पठार की सबसे ऊंची चोटी आपको याद रखना है सिगार। क्या है? सिगार। और आपको ये याद रखना है कि बुंदेलखंड की पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी। ठीक है, ये हो गया सिगार। फिर इसके अलावा भी है अन्य चोटियाँ, जावा पावा, धंजारी, ये तीनों इंदौर में ही स्थित है। फिर यहाँ पर देखिए ये हमारे फायान है। फायान कौन है? चीनी यात्री है। तो ये मालवा की जलवायु को चीनी यात्री फायान ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। क्या कहा है? विश्व की सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है ये हो गया। इसके बाद रीवा पन्ना के पठार की बात करें, बस दो रीवा पन्ना के पठार की बात करेंगे हम। ये रीवा पन्ना की बात करेंगे तो रीवा पन्ने की हमने इसकी स्थिति आपको देख लेना है। स्थिति की मैं बात नहीं करूँगा यहाँ पर कहाँ स्थित है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए। अगर एमपी का मैप आपको याद है तो आपको पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब हम रीवा पन्ना की बात करें तो रीवा पन्ना वाला कहाँ पर है हमारा क्षेत्र? तो रीवा पन्ना वाला हमारा ये इधर है एमपी के। अगर एमपी का मैप हम यहाँ बना के देखें, ये हमारा एमपी का मैप बना के देखें, रीवा पन्ना ये यहाँ पर है। ठीक है, आपको लोकेशन बिल्कुल याद होना चाहिए, मतलब मैप आपको माइंड में होना चाहिए, जब जाके आप इसको क्लियर कर पाएंगे। तो रीवा पन्ना में क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से 10.6%। ठीक है, निर्माण कैसे हुआ? रीवा पन्ना के पठार का निर्माण विंध्यन सेल समूह के अपर्दन से हुआ। इससे संबंधित प्रमुख जिले की बात करेंगे तो आपको पता है पूर्वी जिले रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना, दमोह। इसकी जलवायु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म, शीत ऋतु में अधिक ठंडी। ठीक है, यहाँ की वन की बात करें तो यहाँ बांस, तेंदुपत्ता, शीशम, खेर आदि पाई जाती है। मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। नदियों की बात करें तो टोन्स, केन, बिहड़, महाना, बिछिया आदि नदी है। फसल की बात करें गेहूँ, चावल, तिल। खनिज की बात करें पत्थर, चूना, गेरू व हीरा यहाँ की वो है। अब नर्मदा घाटी की बात कर लेंगे। नर्मदा घाटी की बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये 26 है। सबसे ज़्यादा कौन सा है? सबसे ज़्यादा आपको पता होगा मालवा का है। कितना है? मालवा का हमारा 28% है। फिर इसके बाद की बात करेंगे तो 26 नर्मदा घाटी का है। फिर उसके बाद बात करेंगे तो उसके बाद 11% हमारा सतपुड़ा वाला है। फिर उसके बाद बात करेंगे हम तो फिर हमारा मध्य भारत है। मैं इसको एक बार आपको पूरा याद करा दूं। अभी हम नर्मदा घाटी पर चलते हैं। तो नर्मदा घाटी वाला क्या है? क्षेत्रफल आपको बता दिया मैंने 26%। निर्माण की बात करें तो दक्कन ट्रैप की चट्टान तथा पूर्व में धारवाड़ तथा विंध्यन क्रम की चट्टानों से हुआ। संबंधित प्रमुख जिले आपको पता होंगे कौन से? जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर, रायसेन। ये नर्मदा घाटी। आप एक बार मैप में देखेंगे तो देखो सॉरी, ये हमारा नर्मदा घाटी, ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ये यहाँ से नर्मदा घाटी। तो आपको पता है यहाँ जितने भी ज़िले आते हैं, यहाँ जबलपुर आ जाता है अपना। ठीक है, इसके जबलपुर के आसपास वाले ज़िले आ जाते हैं। तो आपको ये देख लेना है, मैप आपको बिल्कुल माइंड में याद होना चाहिए। तो हम वापस चलते हैं अपनी नर्मदा घाटी पर। नर्मदा के बाद फिर यहाँ पर हम जलवायु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म व शीत ऋतु में साधारण ठंडी। वर्षा की बात करें तो यहाँ पर 75 से 125 सेंटीमीटर होती है। नदियों की बात करें तो आपको सबको पता है यहाँ नर्मदा है तो नर्मदा तो पहली नदी होगी, जिसका तवा, हिरण, शेरनी, हथनी, शक्कर, दूधी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ है। फिर वन की बात करें तो सागौन, साल, तेंदुपत्ता, बाँस ये हो गया। फिर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी की बात हम करेंगे। मिट्टी की बात करें तो नर्मदा घाटी के पश्चिम में गहरी काली मिट्टी तथा पूर्वी क्षेत्र में लाल मिट्टी, मतलब नर्मदा के 2 क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, क्या है 2 क्षेत्र यहाँ पर आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। जैसे ये नर्मदा है तो आपको यहाँ पर देखना होगा, अगर इसमें हम ये पूरे नर्मदा है तो यहाँ पर आपको ये वाला भाग पूर्वी कहलाएगा तो ये वाला भाग पश्चिमी कहलाएगा। ठीक है, तो इसके पश्चिम वाले इस वाले क्षेत्र में कौन सी? काली मिट्टी। और इस वाले क्षेत्र में कौन सी? पूर्वी जो क्षेत्र है इसमें हमारी पाई जाती है लाल मिट्टी। ठीक है, ये लाल मिट्टी आपको ये वाला याद रखना है। ये वाला फेक मिट्टी इसमें 2 तरह की पाई जाती है। आपसे ये प्री में बन सकता है। तो नर्मदा घाटी के पूर्वी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? नर्मदा घाटी के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो हमने ये मिट्टी वाला क्षेत्र देख लिया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे फिर इसमें क्या है? मिट्टी के बाद फसल की बात करें तो फसल बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे को जहाँ तक लगता है, फिर भी मैं देख लेता हूँ। सॉरी,
ये फसल की बात करें तो इसके पश्चिम में कपास, फिर वापस पूर्व पश्चिम वाली स्थिति आ गई, ये वाला पूर्व और पश्चिम। तो इसने क्या बोला, पश्चिम में कपास, मूंगफली, मध्य क्षेत्र में या मध्य वाले क्षेत्र में गेहूँ, ठीक है, और पूर्वी क्षेत्र में, इधर वाले पूर्वी क्षेत्र में चावल पाए जाते हैं। फिर खनिज की बात करेंगे तो आप सभी को पता है संगमरमर जबलपुर स्काई के लिए फेमस है। फिर चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, ये। फिर इसकी विशेषता की बात करें तो नर्मदा घाटी क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक विभाग है। ये नर्मदा घाटी को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ये चीज़ हमने देख ली है, हमारा नर्मदा घाटी वाला भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा बचता है सतपुड़ा, मैकाल श्रेणी और पूर्वी पठार, ठीक है। ये एक पॉइंट, इसको भी हम देख ही लेते हैं हाथों हाथ। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी जो है, इसको देखने से पहले हम इसको एक बार मैप में देख लेते हैं। तो आप सभी को मैं ये बनाते हुए चल रहा हूँ, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। देखो जैसे ये सतपुड़ा यहाँ से शुरू हो जाता है, तो ये आगे भी ये चलता है, गुजरात तक फैला हुआ है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें हम क्षेत्रफल की बात कर लें तो इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है, 11%। ये आपको याद रखना है हर एक का। आगे चलते हैं, आपने लोकेशन देख ली होगी। अब जो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, इसको भी 3 भागों में जैसे विभक्त कर रखा है। ये आपको क्या समांतर चलती हुई देख रही है कर्क रेखा के। तो ये हमारा मान लेते हैं ये सतपुड़ा वाला क्षेत्र हो जाता है। ये हमारा मध्य प्रदेश का ये नीचे वाला हिस्सा हो जाता है। तो इसमें पश्चिमी क्षेत्र में जो है, पश्चिम में देख लो ये वाली है राजपीपला, और मध्य में हमारी ये वाली है, और पूर्वी ये वाली है, ठीक है। आया समझ में। तो पश्चिमी क्षेत्र में राजपीपला, इसका विस्तार कहाँ से है, गुजरात से मध्य प्रदेश तक। और सतपुड़ा से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसका विस्तार है। तो आप यहाँ मध्य में है तो इसके नीचे तो मध्य महाराष्ट्र लग जाता है, तो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, और ये हमारा एमपी वाला क्षेत्र है। फिर पूर्वी, यहाँ पर मैकाल श्रेणी है, ये छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। आपको समझ में आया ये वाली चीज़। ये आप एक बार मैप में देखना, उसके बाद कोशिश करना, तो आपको एकदम जल्द समझ में आ जाएगी। अगर आप ऐसे रटोगे तो नहीं आएगी आपको। ये पहली पूर्व में राजपीपला, महादेव श्रेणी और पूर्वी श्रेणी, इसको 3 भागों में विभाजित है। पहली पश्चिम में है हमारे राजपीपला, मध्य में है महादेव और पूर्व में है मैकाल। अब इसकी स्थिति की बात करें तो आपको ये याद करने की मैंने ज़रूरत नहीं बता रखी, इसको बस आपको मेंस में लिखने की बात आए तो जब आपको बस ये लिखना है कि जैसे ये सतपुड़ा हो गया तो इसके पूर्व में कौन है, सॉरी उत्तर में कौन है, पूर्व में कौन है, दक्षिण में कौन है, पश्चिम में कौन है, ये लिख दोगे तो आपको ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया 11%, आपको जलवायु बता दी कौन सी, ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म व शीत ऋतु में अधिक ठंड। फिर निर्माण दक्कन ट्रैप की चट्टानों के साथ साथ धारवाड़ क्रम की चट्टानों से भी हुआ है, ये भी देख लिया हमने। फिर संबंधित प्रमुख जिले आपको याद रखना है कौन से, आपको नीचे वाले तो बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, आप ये यहाँ से याद रख लोगे। जैसे खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, इधर आ जाता है हमारा सिवनी, बालाघाट, सिवनी बालाघाट आ जाता है, ठीक है। ये हमारे प्रमुख जिले हो गए। अब इसके बाद वर्षा की बात कर ले। वर्षा यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा मात्रा की बढ़ जाती है, वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। अब की बार भी हमसे 25 जुलाई वाले एग्ज़ाम में पूछा गया था कि दक्षिण से उत्तर जाने पर तापमान बढ़ता है या घटता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते। तो अब हमको फैक्ट के साथ साथ हमको ये चीज़ें भी देखना है। ये फैक्ट जैसा ही है लेकिन ये एक एनालिसिस वाला चीज़ भी, जैसे पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। अब क्यों बढ़ जाती है इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। इस क्षेत्र के पश्चिम भाग में लगभग 75 सेंटीमीटर, पूर्वी भाग में 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अब जैसे ये सतपुड़ा वाला मान लेते हैं, इन्होंने क्या बोला है, एक मिनट रुकना, जैसे ये हम सतपुड़ा वाला क्षेत्र मान लेते हैं, ठीक है। ये इसका पूर्वी हो गया, ये इसका पश्चिमी हो गया, इसका मध्य हो गया। जिसमें हम वर्षा की बात करें तो पश्चिम, ये हमारा पश्चिम, यहाँ से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे मध्य में महादेव श्रेणी जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है, यहाँ पर ही स्थित है, यहाँ पर। तो उसके कारण क्या है, उधर समुद्र से हमारे बादल उठकर आते हैं तो वो यहाँ पर आकर एक रुक जाते हैं, तो इसके कारण यहाँ पर वर्षा बढ़ती जाती है। जैसे यहाँ आए तो यहाँ पर थोड़ा कम ऊंचा तो यहाँ पर बारिश हुई, फिर यहाँ आए थोड़ा ज़्यादा ऊंचा बादल थोड़ा रुके, यूँ कर करके इधर जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। इसके पश्चिम क्षेत्र में लगभग 75 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अब इसकी नदियों की बात कर लें तो इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ ताप्ती, वेनगंगा, शक्कर, दुद्धी, पेंच, वर्धा, बावनथड़ी। मिट्टी की बात कर ले हम
तो छिछली काली लेटेराइट मिट्टी है। अब इसमें लास्ट हमारा पठार बचा है, इसको देख लेते हैं। इसको देखने के बाद पूर्वी पाट या बघेलखंड का पठार, इसकी स्थिति आपको देख लेना है। जो आप मैंने बताई है वही वाली देखना है कि उत्तर में क्या है तो दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है। क्षेत्रफल की बात कर ले तो 7%, निर्माण की बात कर ले तो आद्य महाकल्प के सेलो समूह से हुआ। संबंधित जिले आपको पता होंगे, सिंगरौली सिटी, रीवा, शहडोल। जलवायु ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म व शीत ऋतु में अधिक ठंड। वर्षा, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र यहाँ लगभग 125 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नदियों की बात कर ले तो सोन, जोहिला, बानस, गोप आदि। मिट्टी की लाल पीली मिट्टी। और यहाँ पर स्टूडेंट टिप में हमको दे रखा है, स्टूडेंट को अपनी स्मरण शक्ति व मस्तिष्क के विकास के लिए सप्ताह में एक बार कहू की सब्जी का जरूर खाना चाहिए, क्योंकि कद्दू में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। कद्दू की सब्जी, ठीक है, आप सभी को कद्दू की सब्जी खाना है। स्टूडेंट टिप बताया है हमारे परीक्षा धाम बुक ने। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।